नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर सरायकेला से है, जहां कपाली नगर परिषद उपाध्यक्ष के पद के लिए राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि मोहम्मद शाबान उर्फ सिंटू ने इस पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश किया है और जहां वे लगातार जीते हुए पार्षदों से मुलाकात कर समर्थन जुटा रहे हैं। और जहां इसी बीच उन्होंने पार्षद रजिया मंजर से भी मुलाकात की और जहां रजिया मंजर का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि शाबान का प्रत्याशी निर्विरोध भी हो सकता है। यहाँ पे तो जितने भी जीते हैं सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और सब कोई कोशिश करेंगे लड़ने के लिए, लेकिन जीतेगा वही जिसे जनता पसंद करती है। ठीक है, और इसमें जो हमारी अपनी सोच है, मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ। ठीक है, और जो हमारे वार्ड नंबर 15 से जीती हैं रजिया मंजर, उनका मैं प्रस्तावक रहा हूँ। तो इस समाज से जो है हमारा गहरा लगाव रहा है कपाली से। तो मुझे जो उम्मीद है कि यहाँ से जो मोहम्मद शाबान उर्फ सिंटू जी हैं वो जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। हम ये कहें कि ये निर्विरोध जीतेंगे। निर्विरोध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट इनके टक्कर का नहीं है, क्योंकि ये समाज में पहले ही से बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो बगैर पद में रहते हुए किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पद में आने के बाद तो वो और भी काम खोल कर करेंगे। इसलिए और इनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि इन्होंने इतना काम किया हर जगह में कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा तो वहीं के लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों खड़े हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जिले के साहिबगंज नगर परिषद से है, जहां राजमहल नगर पंचायत और बहरहर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्षों और वार्ड पार्षदों ने निर्वाचित पदाधिकारियों के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जहां आपको बताते चले कि साहिबगंज के नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 की पार्षद विनीता कुमारी को सर्वसम्मानित उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि राजमहल नगर पंचायत में मोहम्मद मरूफ गुड्डू को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। और जहां बरहरवा नगर पंचायत में भी उपाध्यक्ष के पद के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी थी और जहां 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए थे। साहिबगंज में अलग अलग स्थानों पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तीनों निकायों के अध्यक्ष, वार्ड पार्षद और उपाध्यक्ष को पद की शपथ दिलाई गई थी। जहां आपको जानकारी देते चलें कि शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षों का कहना है कि चुनाव के दौरान जनता के से किए गए सभी वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। अब खबर साहिबगंज से है, जहां ग्राम प्रधानों का एक प्रतिनिधिमंडल आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और जहां प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया है। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समाज सेवी लक्ष्मण मुर्मू ने किया, जो कि मारदो प्रखंड के ग्राम लोहरा बेड़ा के ग्राम प्रधान भी हैं। जहां लक्ष्मण मुर्मू लंबे समय से पहाड़िया आदिवासी जनजाति की समस्या को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय रूप से आवाज को उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़िया जनजाति के गांवों में सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी गंभीर अभाव है और जिसे शीघ्र ही हल किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने प्रशासन से इन मुद्दों को प्राथमिकता से निपटाने की भी अपील की है। खबर जमशेदपुर से है, जहां शादी का रिश्ता तय होने के बाद घर आई एक युवती ने गहनों की चोरी कर ली। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पूजा कुमारी को गिरफ्तार करते हुए उसके निशानदेही पर चोरी के सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए हैं और जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। यह घटना 11 मार्च को सुनील लोहार की शिकायत के बाद सामने आई, जिसपे उन्होंने बताया कि पूजा कुमारी, जिसकी शादी उनके भतीजे से तय हुई थी, घर से सोने और चांदी के गहने चुरा कर ले गई है। और जहां पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी देते चले कि पुलिस ने गहनों के खरीदार अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। 26 को
गोविंदपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक वादी हैं सुनील लोहार, जिनके घर में एक लड़की पूजा कुमारी नाम की थी, जिसने बोला था कि वो वादी के भतीजा से शादी करेगी और उसी के कहने पे उनके घर भर में आती रहती थी और फिर पता चला उन्होंने उस महिला ने इस घर में चोरी कर ली थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी को एसएसपी सर के द्वारा निर्देश दिया गया जितना जल्दी हो सकता है मैटर को रिजॉल्व किया जाए। इसमें हमने वो जो महिला थी अपराध कर्मी पूजा कर्मी उसको गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे एक साक्षी में आभूषण कारोबारी है अजय कुमार, उनके पास से हमने सोने जैसा टुकड़ा जिसका वजन करीब करीब 12.5 ग्राम है, कीमत 2 लाख रुपए, सोने के नाक का बेसर जिसका वजन 0.15 ग्राम है, कीमत करीब 10,000 रुपए, चांदी के 2 पायल 25,000 रुपए का और चांदी का एक चेन जिसका दाम करीब करीब 25,000 रुपए। तो टोटल हमने 2,60,000 रुपए की रिकवरी इसमें की है। इसमें टोटल हम लोग 2 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। पूजा कुमारी जो कि 31 वर्ष की है और साक्षी गुरुद्वारा के पास की रहने वाली है, और अजय कुमार जो कि 62 वर्ष के हैं और साक्षी के ही रहने वाले हैं। आपके माध्यम से एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि चोरी के सामान को, चाहे वो ज्वेलरी हो, बाइक हो, मोबाइल हो, किसी भी चीज को खरीदना यदि आपको पता है कि वो चोरी का है, वो एक कानूनी अपराध है। हम लोग उसमें आपको चोरी का पार्ट मानेंगे और डेफिनेटली जेल भेजेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रमजान माह के दौरान आज शुक्रवार को रोजदारों ने संभवतः जुम्मे का अलविदा नमाज को अदा किया है और जहां रमजान के 30 दिन के रोजे में पहला और आखिरी नमाज बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस बार आज की जो नमाज है उसको आखिरी नमाज के रूप में भी माना जा रहा है क्योंकि चांद दिखने के बाद ईद का दिन घोषित होगा। खबर जमशेदपुर से ही है जहां शहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि सूचना के आधार पर पुलिस ने साक्षी के बिष्टुपुर होते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन जा रहे एक संदिग्ध युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया और जहां पुलिस को पहले ही सूचना मिली थी कि एक युवक ऑटो में संदिग्ध स्थिति में जा रहा है और उसके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं और इसके बाद बिष्टुपुर थाना के सामने ही रिगल चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान को चलाया गया और जहां चेकिंग के दौरान एक ऑटो में बैठे युवक को रोककर तलाशी ली गई और जिसकी पहचान आकाश गोराई उर्फ छोटू के रूप में हुई है और जो कि सोनारी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। जहां तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तो वहीं एक बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तो वहीं मामले की जाँच जारी है। 2026 को जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि एक हथियार के साथ एक युवक बिष्टुपुर की तरफ आ रहा था। तो ये मामले को सत्यापन करते हुए सत्यापन करने के लिए और रेड करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर और जिसमें अहम भूमिका थी कि बिष्टुपुर थाना प्रभारी की आलोक कुमार की थी। तो यहाँ पे हमने चेकिंग लगाया रीगल सर्कल के पास और वहां पे एक युवक आया जो ऑटो में बैठा हुआ था, जिसका नाम जब गाड़ी रोक के पूछा गया तो उसका नाम आकाश गोराई था, 24 वर्ष का है और सोनारी मस्जिद रोड का रहने वाला है। इसका जब हमने अच्छे से ये सर्च किया तो हमें एक देसी पिस्टल मिला, एक जिंदा कारतूस मिली और उसके साथ जो बैग था वो मिला। देसी पिस्टल पे एक किंग ऑफ सोनारी लिखा हुआ था। तो क्योंकि ये लीगल वेपन था इसको हमने डिटेन किया, पूछताछ किया और इसके पूछताछ में और कुछ लोगों के नाम आए हैं जिसके ऊपर अभी हम और कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। हमें जो पता चल रहा है ये हथियार का यूज करके कहीं फायरिंग करके रंगदारी लेने का प्लान था इन लोगों का, बट उसके पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस मामला का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र से है जहां सरकंडा निवासी सेंटू चौरसिया के 2 बेटों का शव आज सुबह गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों बच्चे गुरुवार को घर से लापता हो गए थे और परिजनों ने उनकी तलाश को भी शुरू कर दिया था। देर शाम गंगा नदी के तट पर बच्चों के चप्पल और कपड़े मिले और जिनकी पहचान परिजनों के द्वारा की गई। तो वहीं पुलिस ने देर रात में नदी में खोजबीन भी की लेकिन अंधेरे के कारण शव का पता नहीं चल सका। जहां सुबह एक बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दिया और जिसके बाद दूसरे शव को भी गोताखोरों ने बरामद कर लिया है। आपको जानकारी देते चले कि घटना के बाद गांव में शोक की लहर है तो वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। गया था बाहर तो मैं आर्यन देखता है ना बच्चे को, मैं काम भी करती थी वहाँ घर पे ना बम्बई में, तो वो दोनों साथ ही रहता था। इधर उधर किसी का कुछ लेता नहीं था, ना किसी को देता था।
अभी दोनों राघव गया तो मैं बोले जा, नूनू गया है तो जा घुरा के लेकर आना। मैं जाते तो उसको जाने देते, आर्यन को नहीं जाने देते। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ साहिबगंज से संवाददाता गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। तो गोविंद, क्या कुछ मामला है, पहले आप विस्तार से बताएं, आखिर कब की घटना है? जी निकिता, साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा निवासी सेंतु चौरसिया के दो बेटे 8 वर्षीय आर्यन कुमार और 6 वर्षीय राघव कुमार का शव शुक्रवार के सुबह गंगा नदी से बरामद किया गया है। दोनों बच्चे गुरुवार दोपहर से घर नहीं लौटे थे। देर शाम गंगा तट पर बच्चों का चप्पल और कपड़ा मिलने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। रात में अंधेरे होने के कारण शव नहीं मिल सका था, लेकिन शुक्रवार की सुबह गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों का शव को बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गंगा तट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी निकिता। जी गोविंद, जिस तरीके से आपने बताया कि गुरुवार से ही बच्चे लापता थे, तो क्या इस तरीके के मामले क्षेत्र में पहले भी सामने आए हैं? क्या गंगा तटों पर किसी तरीके की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? गोविंद जी निकिता, अगर साहिबगंज की बात की जाए तो साहिबगंज जो है जिला से सटा जो है गंगा नदी है, और गंगा नदी के आसपास जो है बहुत सारे गांव हैं, और अक्सर उन गांव के बच्चे जो है वो गंगा नदी पर ही स्नान करने जाते हैं। इस तरह की घटना साहिबगंज से कई बार सामने आ चुका है, जबकि प्रशासन इसको लेकर जो है कई बार जागरूकता अभियान भी चलाई है, जबकि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर जो है ग्रामीणों को जागरूक करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो है घटनाएं जो है देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम गंगा नदी के किनारे कड़ी सुरक्षा की बात करेंगे तो ऐसा कोई सुरक्षा नहीं है। जी ठीक है गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर मुख्य सड़क पर एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय युवक और करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार टोटो चालक इजाजुल चंदूर से वापस आ रहा था कि तभी तेज रफ्तार से आ रहे अवैध रूप से लकड़ी के लदे 3 पहिया वाहन ने टोटो को टक्कर मार दी, और जहां टक्कर इतनी भयंकर थी कि टोटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो आपको बताते चले कि दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी देते चले कि ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क पर अवैध रूप से लकड़ी लदे वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं, और जिससे कि हादसों का खतरा बन जाता है। तो वहीं प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। अब खबर चतरा जिले से है, जहां संघरी घाटी पर शुक्रवार की सुबह एक कंटेनर के पलटने से आधा दर्जन हाईवा ट्रक आपस में टकरा गए। जी हां, आपको बताते चले कि इस भीषण दुर्घटना में एक ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि चतरा गया मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। जानकारी यह भी देते चले कि हादसे के कारण यातायात में भारी बाधा आई है, और जिससे कि बसें और एम्बुलेंस घंटों तक फंसी रहीं, और जहां पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन घाटी की भौगोलिक स्थिति के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और इस घटना को लेकर चतरा के विधायक जनार्दन पासवान ने भी प्रशासन की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसे किलर जोन करार देते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई, और जहां सुरक्षा उपायों को लेकर भी सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। यहाँ पर सबसे पहले सुबह लगभग जो 1-1:30 बजे के आसपास है, वो 3 गाड़ियां एक साथ हुई। अब यहाँ पर जगह नहीं होने की वजह से फिर से 3-4 गाड़ियों, लगभग 7-8 गाड़ियों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक तो हमने अपनी आंखों से देखा है, ड्राइवर को निकाला गया है, मौत हो चुका है उनकी। प्रशासन के लोग उनको डेड बॉडी को लेकर गए हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में और लखनऊ की ढेर सारी परियोजनाओं के
इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज समय दिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां व्यापार प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं। और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है। और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है।
माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के सेकंड फेज के लोकार्पण और थर्ड और फोर्थ फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके करकमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पद दिया था लखनऊ वासियों को। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी को बुला करके, भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को बुला करके लखनऊ के बाहरी कॉरिडोर के रूप में किसान पद दिया। लखनऊ के चारों ओर आप देखते होंगे एक लंबा कॉरिडोर आपको दिखाई देता होगा सड़कों का। ये लखनऊ के भविष्य के विस्तार के साथ साथ विकास का भी एक प्रतीक बन रहा है। जो हमने उत्तर प्रदेश को 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं उनमें अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटक है, और वह लखनऊ उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप देख रहे होंगे हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यहां पर आवासीय सुविधा कैसे होनी चाहिए। तो आप लखनऊ से सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।